हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक की। और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं उनकी इस टॉपिक के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। बगैर इस टॉपिक के कोई भी एक कामयाब एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। और यह है होरे एस्ट्रोलॉजी या प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली की बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी, मगर जो प्रश्न कुंडली के बारे में सबसे पहले हजारों साल पहले वहरमीर के पुत्र जो थे सुपुत्र साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था षड पंचाशिका। और अब जितने भी कॉम्बिनेशन आप जगह जगह पर पढ़ते हैं वो सारे षड पंचाशिका के ही कॉम्बिनेशंस को आगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लोगों ने आगे बढ़ा है। तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जो लोग आचार्य का कोर्स कर रहे हैं तो उनके सिलेबस में सब्जेक्ट है, तो उनको आचार्य के कोर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना पड़ेगा। और आप इसको ध्यान से देखिएगा और अप्लाई करिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और इनिशियली आपको थोड़ा कॉम्बिनेशंस वगैरह लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, मगर आप चार्ट उठाइए, आपके पास कोई भी प्रश्न लेके आता है तो इन कॉम्बिनेशंस को आप लगाने की कोशिश करिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और आपकी प्रेडिक्शन सही जाने लगेंगी, तो आपका और भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा और कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये षड पंचाशिका का ब्रीफ है। उसके मेन जो पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा किया गया है। तो जो आपका एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं उन्हें भी इन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। और जिन्होंने एग्जाम देनी है तो उनको मैं बता देता हूँ, आचार्य साहब बनने के लिए इन्हीं क्वेश्चनों को आप याद कर लेंगे जो मैं आज कराने वाला हूँ, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो बेड़ा पार करना शुरू करते हैं। अब हम एक यात्रा में हैं जिसमें हमें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, कामयाब एस्ट्रोलॉजर बनना है, और दूसरी तरफ हमें आचार्य की एग्जाम पास करनी है। तो दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कार्य सिद्धि योगा। कार्य सिद्धि का क्या कंसेप्ट है? कोई भी नेटिव आया आपके पास तो वो कुछ ना कुछ काम लेकर ही आएगा कि मेरा ये काम होगा क्या। अब आपको कैसे बताना है? आपने प्रश्न कुंडली बना ली उसकी। जैसे ही वो आया आपने एक प्रश्न कुंडली बनाई और उसमें सभी प्लैनेट्स को रख दिया। जो भी स्काई में उस टाइम प्लैनेट्स की पोजीशन है उनको प्रश्न कुंडली के अंदर रखा। कार्य सिद्धि के लिए क्या योगा है देखिए। यहाँ पर ये संस्कृत में आपका श्लोक भी दिया हुआ है एज इट इज। कार्य सिद्धि या असिद्धि इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी अटेम्प्ट प्रपोज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्वेरी, कि इसमें कामयाब होंगे या नाकामयाब होंगे, जो भी उसका प्रश्न है उसका काम बनने वाला है या नहीं बनने वाला है उसके लिए। फर्स्ट वन, ए बेनिफिक प्लैनेट्स आर इन लग्न। लग्न में बेनिफिक प्लैनेट हो, ये कॉम्बिनेशन है। वर्ग लगना इज ऑफ बेनिफिक प्लैनेट D1 D2 D3 D9 D12 D30। इन सभी डिविजनल चार्ट्स की लग्न बेनिफिक प्लैनेट की लग्न होनी चाहिए। बेनिफिक प्लैनेट आपको पता ही है, जुपिटर एंड वीनस अनकंडीशनल बेनिफिक हैं। मरकरी भी बेनिफिक हो जाता है यदि वो किसी सुप प्लैनेट के साथ हो या अकेला हो। और मून पक्ष के हिसाब से बेनिफिक होता है। और थर्ड वन कॉम्बिनेशन है शीर्षोदय लग्न राइजिंग। तो शीर्षोदय लग्न पता होनी चाहिए जो भी एस्ट्रोलॉजी का ध्यान रखते हैं। इसको लर्न करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 5 6 7 8 और उसमें 3 11 ऐड कर दीजिए। 5 6 7 8 ये कॉन्टिन्यूस लग्न है। और 3 और 11 ये सभी लग्न हो। इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन हो या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो तो आपका काम जो भी नेटिव आया उसको आप कह सकते हैं कि आपका भाई साहब काम बनने वाला है। सो वर्क गेट्स accomplished if benefic planet are in लग्ना। वर्ग लगना इज बेनिफिक प्लेनेट और शीर्षोदय लग्न राइज कर रही हो। सेकंड कॉम्बिनेशन है ऑल वर्क गेट्स accomplished if। को जो भी काम होगा सारे काम बन जाएंगे। पहले वाले कॉम्बिनेशन में भी बन जाएंगे, ये एडिशनल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, उसमें ये कॉम्बिनेशन ऐड कर लेना। कार्य सिद्धि का आपसे कोई पूछता है क्या है या आपने देखना है किसी भी उसके अंदर, तो ऊपर के 3 कॉम्बिनेशन बेनिफिक प्लेनेट इन लगना, वर्ग लगना इज ऑफ बेनिफिक एंड शीर्षोदय लगना इज राइजिंग, ये सारे लगना से रिलेटेड हैं तीनों केसेस। अब हम और डिफरेंट कॉम्बिनेशन देंगे अदर देन लगना। ऑल वर्क गेट accomplished इफ बेनिफिक इन केंद्र और टाइम। लगना के अलावा यदि केंद्र और टाइम में भी बेनिफिक आ गए तभी भी आप कहेंगे काम बन जाएगा आपका।
मेलिफिक नॉट इन केंद्र एंड एट्थ हाउस, मगर ये कंडीशन साथ साथ में होनी चाहिए, दोनों कंडीशन, कि बेनिफिक तो है आपके केंद्र और ट्राइन में, मगर मेलिफिक केंद्र में और एट्थ हाउस में नहीं होना चाहिए। यदि मेलिफिक केंद्र और एट्थ हाउस में हो गया तो आपके काम बनने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। अब आ जाता है वर्क डज नॉट गेट अकम्प्लिश्ड इफ मेलिफिक इन केंद्र और एट्थ हाउस, वही बात होगी, और बेनिफिक नॉट इन केंद्र और ट्राइन, मतलब जो काम बनना है उससे अपोजिट केस ले लोगे तो उसमें काम नहीं बनेगा। तो अब 5 कॉम्बिनेशन बता दिए, पहले 3 हमने लगने के बताए, दूसरा चौथा कॉम्बिनेशन था बेनिफिक इन केंद्र और ट्राइन, और पांचवा कॉम्बिनेशन हमने बताया कि मेलिफिक आर नॉट इन केंद्र और इन एट्थ हाउस। अब और अन्य शुभ योग देखिए, अब कंबाइन करते जाइए, सारे कॉम्बिनेशन मिलके आपका कार्य सिद्धि करेंगे। अन्य शुभ योग क्या है आपका? बेनिफिक इन 7th एंड 10th, यदि 7th और 10th हाउस के अंदर बेनिफिक हो, प्रश्न कुंडली के अंदर की बात कर रहे हैं, जब नेटिव आया आपसे उसने सवाल पूछा, आपने कुंडली बनाई, यदि 7th और 10th हाउस में बेनिफिक है तो नेटिव को पद और भूमि लाभ होगा। कहीं प्रमोशन की वो चिंता करके आ रहा है तो आप फटाफट कह दो भाई साहब आपका प्रमोशन होने वाला है। कोई मकान वगैरह की चिंता करके आ रहा है कि जमीन अमीन मिलेगी, हम खरीद लें, हमें कब मिलेगी, तो आप कहोगे आपको जल्दी मिलने वाली है यदि 7th और 10th हाउस में उसके बेनिफिक प्लेनेट प्लेस्ड है। फर्दर बेनिफिक यदि फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे नेटिव का स्टेटस बढ़ता है और धन की प्राप्ति होती है। कोई चुनाव लड़ रहा है उसको कह दो आप तो जीतोगे, मंत्रिमंडल में आने के चांसेस हैं, एमएलए साहब बन गए तो आप कहोगे आपके मंत्रिमंडल में आने के बहुत ज्यादा अच्छे चांस हो गए, यदि 1 to 5 में बेनिफिक है। धन की प्राप्ति भी होगी, कोई बिजनेस डील वो कर रहे हैं, 1 to 5 में बेनिफिक है आपके पास आ गए तो आप कहोगे कि आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति का मतलब बिजनेस में मोटा फायदा होने वाला है। इन दिस वे वी कैन इंटरप्रेट दिस। सी कैसे है? मेलिफिक आर इन द अबव हाउसेस एंड 11th एंड 12th हाउसेस, खराब होने वाला है। 1 to 5 में मेलिफिक बैठा हो तो धन प्राप्ति की बजाय धन का नुकसान नुकसान होगा, लॉस होगा। 1 to 5 में मेलिफिक बैठा हो, या 11th और 12th को भी ऐड कर लो, 1 to 5, 11 और 12 में यदि मेलिफिक हो तो धन की हानि होती है। ऐसा पर्सन आपके पास आता है कि मैं बिजनेस में कहीं पैसा लगाने वाला हूं, आप कहोगे आपको धन की हानि होने वाली है, मत लगाइए, अशुभ फल मिलेंगे मतलब। फिर मेलिफिक मून इज नॉट गुड इन लग्न, यदि मून मेलिफिक लग्न के अंदर बैठा है तो अच्छा नहीं होता, मगर वो 10th हाउस में बैठा है तो अच्छा होगा। मून यदि लग्न में मेलिफिक बैठा है तो इट इज नॉट गुड, बट इट इज गुड इन द 10th हाउस। अन्य शुभाशुभ योग, शुभाशुभ का मतलब हो गया शुभ एंड अशुभ दोनों तरीके के योग। तो देखिए और कौन कौन से शुभाशुभ योग हैं। मून इन 3, 6, 10, 11 उपचा हाउसेज एंड सेकंड एंड 7th हाउस। 3, 6, 10, 11 उपचा हाउसेज हैं और सेकंड एंड 7th हाउस ये दोनों मारक हाउसेज हैं वैसे देखा जाए तो। विद एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर गुड रिजल्ट थ्रू वुमेन, महिलाओं के थ्रू अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे यदि मून प्रश्न कुंडली में 3, 6, 10, 11 उपचा हाउसेस एंड सेकंड एंड 7th हाउस के अंदर है और जुपिटर उसे देख रहा है, जुपिटर और यदि वीनस भी देख रहा है तो आप मान सकते हो उसको गुड रिजल्ट थ्रू वुमेन। फर्दर मेलिफिक इन 1, 3, 5, 8, 9, 1, 3, 5, 8, 9 में मेलिफिक हो और वर्क और धन का नाश होता है, मगर उन्हीं हाउसेज में बेनिफिक बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाउस नंबर 1, 3, 5, 8, 9 में यदि मेलिफिक है तो आपका धन का नाश होगा, डर रहेगा आपके अंदर, अनजाना सा डर रहेगा। और यदि बेनिफिक बैठे हुए हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लाभ है रिकवरी ऑफ लॉस प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। आपका कुछ खो गया है, क्या वो रिकवर होगा या नहीं होगा, और आपको कोई लाभ प्रॉफिट होने वाला है या नहीं। ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया है षटपंचाशी का कौन सा ये श्लोक है, तो संस्कृत का मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूं, केवल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं इसका। चैप्टर 1 का ये 5th श्लोक है जो अभी बता रहे हैं हम। लाभ का विशेष योग, लाभ व रिकवरी ऑफ लॉस्ट ऑब्जेक्ट। यदि फुल मून इन लगना एंड एक्सपेक्टेड बाई जुपिटर और वीनस,
फुल मून इन लगना एस्पेक्टेड बाई जुपिटर एंड वीनस। यहाँ पे देखिए हमने कहा था बेनिफिक प्लेनेट इन लगना, अब आ गया ये। और फुल मून इन लगना, फुल मून लगना में कब होगा? जब आपका 7th हाउस के अंदर सन होगा, पूर्णमासी वाला दिन है, तो सन अपोजिट होता है जस्ट। तो फुल मून इन लगना एस्पेक्टेड बाई जुपिटर वीनस, द लॉस्ट ऑब्जेक्ट इज फाउंड, खोया हुआ सामान मिल जाएगा। दिस ऑल्सो हैपन इफ स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट्स आर पोजिटेड इन 11th हाउस। 11th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है और या फिर लग्न के अंदर फुल मून है, तो आपका जो भी लॉस्ट आइटम है वो आपको मिल जाएगा। इसको कार्य सिद्धि योग भी बोलते हैं। कोई भी काम है वो भी बन जाएगा, नॉट ओनली लॉस्ट आइटम। तो कार्य सिद्धि योग में आप ये ऐड कर सकते हो। पहले 3 कॉम्बिनेशन मैंने लग्न के बताए थे कि शीर्षोदय लग्न राइज होनी चाहिए, बेनिफिक लग्न के अंदर होना चाहिए, बेनिफिक लग्न को एस्पेक्ट करना चाहिए, कॉम्बिनेशंस बताए थे। इसके बाद केंद्र और टाइन में बेनिफिक होना चाहिए, 8th में मेलिफिक और आपका केंद्र में मेलिफिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों भी कार्य सिद्धि में आप ऐड कर सकते हो। ये फुल मून इज इन लगना एस्पेक्टेड बाय ये बेनिफिक जुपिटर और मरकरी वीनस का मतलब बेनिफिक, एंड 11th हाउस में बेनिफिक हो, ये अलग से कॉम्बिनेशन है। ये बेनिफिक इज देयर इन 11th हाउस, स्ट्रॉन्ग बेनिफिक षडबल में स्ट्रॉन्ग हो तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि कोई सामान खो गया है तो वो मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट हम श्लोके की बात करते हैं इसी में ही। 3, 5, 7, 11 हैविंग बेनिफिक, आपके 3, 5, 7, 11 हाउसेज में बेनिफिक हो तो लाभ होगा, और इनमें मेलिफिक हो तो लॉस होगा। 3rd, 5th, 7th एंड 11th हाउस के अंदर बेनिफिक है तो लाभ होगा, और मेलिफिक है तो लॉस होगा। इसी तरीके से 3, 5, 7 एंड 11 हाउसेज के अंदर नर साइन हो, ह्यूमन साइन जिन्हें बोलते हैं, तो नर साइन कौन कौन से होते हैं वो हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। 3 साइन जेमिनी साइन, 6 साइन वर्गो साइन, 7 साइन लिब्रा साइन, और सेजिटेरियस ऊपर का 0 to 15 डिग्री नर साइन है। एक्वेरियस इज नर साइन, ये साइन नर साइन माने जाते हैं। तो नर साइन हो गए आपके 3, 6, 7, 11 एंड हाफ ऑफ द सेजिटेरियस। ये भी यदि आपका इन नर साइन 3, 5, 7 एंड 11 हाउसेज आर गुड, मतलब 3rd, 5th, 7th और 11th हाउस के अंदर नर साइन हो, ह्यूमन साइन हो, तो वो भी आपका अच्छा होगा। नर साइन कुछ केसेस में ऐसा भी कहते हैं कि नर साइन इन लगना, दैट इज ऑल्सो गुड। यदि शीर्षोदय लग्न राइज हो रही हो या नर साइन हो लग्न में तो वो भी अच्छा होता है। तो इनमें हम देखेंगे तो ये चारों के चारों ये आपके जो यहाँ पे लिखे हैं 3, 5, 7, 11 एक्चुअली ये शीर्षोदय लग्न है। तो यदि लग्न में नर साइन हो देन ऑल्सो इट इज गुड फॉर प्रॉफिट। अब आता है मूक प्रश्न और चिंता। मूक प्रश्न का क्या मतलब है? ऑल्दो ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, मेरे ऑलरेडी 4 वीडियो में इस पे बना चुका हूँ, तो उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मूक प्रश्न का मतलब होता है आपके पास कोई भी नेटिव आया और वो आके चुप हो गया, बता ही नहीं रहा है क्या प्रश्न है। तो एक एस्ट्रोलॉजर की करम वो इसमें है आपकी इंटेलिजेंस की, वो उसको पूछे बगैर आइडिया लगाए कि ये किस काम से रिलेटेड आया है। तो पूछे बगैर जब वो बता देगा तो उसको हम बोलते हैं मूक प्रश्न। अब जब प्रश्न को टोटल यहां पर 3 तरह की क्वालिटीज में डिवाइड किया हुआ है। मेनली जो प्रश्न होते हैं वो रिलेटेड होते हैं किसी मेटल ऑब्जेक्ट से, किसी लिविंग थिंग से, कोई जानवर होगा, कोई ह्यूमन बीइंग होगा, या इस तरह की कोई चीज होगी। और तीसरा आपका मूल, मूल मतलब वेजिटेबल्स वगैरह लिविंग थिंग होगी विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, धातु, मूल और जीव। तो उनसे रिलेटेड प्रश्नों को पता करने का तरीका देखिए यहाँ पर। मूक प्रश्न और लॉस्ट आर्टिकल प्रश्न, कि आपका कोई भी सामान खो गया है तब उसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो यहां पर क्या है, यदि ऑड साइन लगना है नेटिव की, लग्न ऑड नेटिव की नहीं सॉरी, प्रश्न चार्ट के अंदर ऑड साइन लगना रही है 1, 3, 5, 7, 9, 11 जिसे विषम बोलते हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ लग्न इन विच नवांशा काउंटिंग धातु मूल एंड जीव, तो आपका नवांशा के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि वो आपका मेटल का प्रश्न होगा या आपका मूल का प्रश्न होगा या जीव का प्रश्न होगा। तो और
इवन साइन के केस में रिवर्स होगा। अब मैं बता देता हूं क्या है, यहाँ पे फंडा क्या है। यदि ये ऑड साइन है आपका लग्न के अंदर, तो फर्स्ट नवांशा है आपका, लग्न फर्स्ट नवांशा के अंदर आ रही है, तो वो प्रश्न होगा आपका मेटल का। सेकंड के अंदर आ रही है तो वो प्रश्न होगा मूल का। थर्ड के अंदर आ रही है तो प्रश्न होगा जीव का। फिर फर्दर फोर्थ के अंदर आ रही है तो धातु। फिफ्थ के अंदर आ रही है तो मूल। सिक्स के अंदर आ रही है तो जीव। सेवन्थ के अंदर आ रही है तो धातु। एट्थ के अंदर आ रही है तो मूल। नाइन्थ के अंदर आ रही है तो जीव। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। देखिए, यदि लग्न आपकी ओड है तो आप नवांशा को डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इस नवांशा में लग्न आ रही है तब तो एक क्वेश्चन होगा मेटल का। इस नवांशा में लग्न आ रही है तो एक क्वेश्चन होगा आपका मूल का। इस नवांशा में लग्न आ रही है तो क्वेश्चन होगा आपका जीव का। और यदि प्रश्न लग्न इवन है, इवन, तो ये आपका जीव का हो जाएगा और ये मेटल का हो जाएगा। इंटरचेंज हो जाएंगे आपके। ये धातु बन गया इवन के केस में, ये जीव बन गया। और ये आपका ऑलवेज, यदि लग्न 2 5th और 8th नवांशा के अंदर आ रही है तो प्रश्न हमेशा मूल से रिलेटेड ही होगा। मगर 1 4 से 7 में है और आपकी नेटिव की लग्न यदि ऑड है तो प्रश्न धातु का होगा। और 3 6 9 में प्रश्न आपका जीव का होगा। मगर यदि लग्न इवन है और 1 4 और 7 नवांशा में आ रही है तो प्रश्न होगा जीव का। 3 6 9 नवांशा में आ रही है तो प्रश्न होगा धातु का। इंटरचेंज हो जाता है, ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। तो अभी तक आज हम इसको यहीं पर तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगेन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग थिंग। तो कीप ऑन वॉचिंग, आप मेरे पूरी सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो जो लोग आचार्य का कोर्स कर रहे हैं उनका भी पूरा काम बनने वाला है, और जो लोग इसको सीखना चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारियां मैं देने वाला हूँ। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।